तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी द्वारा पूछे गए आज 7 सितंबर है और आज के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी द्वारा पूछे गए जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसमें हम उसको एनालिसिस करेंगे, जिससे आप आगामी एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, कुछ देर में आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं कि रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप जल्द से चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण करती है। तो जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वो दो चीज़ों का निर्माण करती है, एक मिनांडर्स का निर्माण करती है और एक ऑक्स बो लेक का निर्माण करती है। मिनांडर जो होता है, चूँकि नदियाँ जो होती हैं, चूँकि हम देखते हैं नदी में भारत का जो स्लोप है वह एकदम हिमालय के पास, हिमालय से जब निकलती है तब तो खड़ा स्लोप है, लेकिन अगर इधर हम जाएँ मैदानी क्षेत्रों में आए, यानी कि गंगा के मैदानी जो क्षेत्र है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश वाला पश्चिम बंगाल वाला जो ये रीजन है, उसमें क्या है कि जो स्लोप है वो बहुत कम है, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर में 1 मीटर का स्लोप देखने को मिलता है। 6 किलोमीटर में 1 मीटर का स्लोप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नदियों का जो वेग होता है, पानी का जो वेग होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे टेढ़े मेढ़े आकृति बनाती हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े आकृति, जैसे हम इसका जो टेढ़ा वाला हिस्सा है ना, इसी को मिनांडर बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि यही मिनांडर अलग हो जाता है, यानी कि नदी से अलग होकर एक लेक बना देता है, ऐसे ऑक्सबो की तरह, मतलब पैर का खुर जिसे बोला जाता है, तो उसकी जैसा ये क्या बना देता है, लेक बना देता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, जो टेढ़ी आकृति है इसे हम मिनांडर कहते हैं। तो इन्हीं दोनों का निर्माण करती है नदियाँ जब मध्य मार्ग में होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था वो 943 था, यानी कि 1000 पुरुष पर कितने औरत थे, 9,943 नहीं बल्कि 943 पुरुष थे। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए हम इसको बढ़िया से एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो समस्त फर्टिलिटी रेट थी वह 2.2% थी। जो दशकीय वृद्धि थी, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वह 17.7% हुई थी। जनघनत्व जो था, यानी कि जो जनसंख्या का घनत्व था वह 382 पर्सन यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और लिंग अनुपात आप देख लिए 943 था। उसके बाद जो साक्षरता दर थी भारत की उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो 74.0% थी। और पुरुष साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो वो 82.14% थी। महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो वो 65.46% थी। उस समय का थीम क्या था, यानी कि 2011 की जनगणना का थीम क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य थीम था। और जनगणना कितने चरणों में हुई थी, 2 चरणों में हुई थी। और 2021 की जो जनगणना हो रही है वो भी कितने चरणों में हो रही है, 2 चरणों में होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 13वीं शताब्दी में केरल कौन आया था, यानी कि कौन यात्री केरल आया था। तो देखिए मार्को पोलो जो था वो 13वीं शताब्दी में 1290 के दशक के मध्य कालीकट का दौरा किया था। इसके बारे में वो अपनी पुस्तक इल मिलोयन में लिखा हुआ है कि उसने कहाँ कहाँ यात्रा किया था। साथ में इब्न बतूता भी आया था, जो मोरक्को का एक लेखक और इतिहासकार था जिसने केरल का दौरा किया था। इसकी किताब जो है रिहाले है, जिसमें इसने यात्रा वृत्तांत बताया हुआ है। साथ में यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। एक और यात्री है फैक्सियन, इसने भी यह बौद्ध तीर्थयात्री था जो केरल का दौरा किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किस लेखक का है। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पुस्तक लिखा गया है। और पुस्तक का विमोचन जो है, यानी कि पुस्तक को लॉन्च कब किया गया था, तो 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका किया था, विमोचन किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो किससे जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राजनेता हैं। 2002 से 2004 तक भारत के वो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे। माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल जो त्यौहार है ये झारखंड में मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु का त्यौहार है और यह लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। यह कौन सा त्यौहार है, तो आदिवासी त्यौहार है। सरहुल त्यौहार नए साल का जब शुरुआत होता है तो प्रतीक के रूप में, नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। साथ में यह झारखंड क्षेत्र के
मुंडा और हो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। 3 आदिवासी है, उरवा है, मुंडा है और हो आदिवासी है, इन तीनों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार जो होता है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से चैत पूर्णिमा तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वृक्षों की पूजा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2030 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। फाइनल मैच में भारत जो है जापान को हराया था, यानी उप विजेता कौन रहा? जापान रहा, 4-0 से हराया है। यह 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोमले जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया। झारखंड की जो सलीमा टेट को क्या दिया गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। भारतीय टीम के लिए संगीता कुमारी ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 6 गोल लगाए थे। साथ ही चीन की जियाकी झोंग, इन्होंने 7 गोल लगाकर सबसे टॉप स्कोरर रहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साल 1982 में नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें इसका विजेता कौन देश रहा? तो इसका विजेता देश उरुग्वे रहा, जो कि कोलकाता भारत में इसको आयोजित किया गया था। भारत ने 1951 में पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल स्वर्ण पदक जीता था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन है। आप पिछले वीडियो में मैं कई बार मौलिक कर्तव्य से बता चुका हूँ। हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य का जो 11 मौलिक कर्तव्य है ये आप देख लेंगे, पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, या अपने से खुद से भी आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस घराने से संबंधित है? तो वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य थे, यानी कि यह सितार वादक थे और यह इमदाद खानी इटावा घराने के हिस्सा थे। और कभी कभी हम इसे विलायती खानी घराने के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये जो इमादत खानी इटावा घराना है इसे हम कभी कभी विलायत खानी घराने के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके से संबंधित थे? तो ये सितार वादक थे। किसके शिष्य थे? तो ये विलायत खान के शिष्य थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद दत्ते किस घराने से संबंधित थे? तो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप दोनों देख लीजिए। एक अरविंद दत्ते हैं जिन्होंने जो किस घराने से संबंधित है? तो ये अरविंद दत्ते मेयावती घराने से संबंधित है। ये प्रमुख हारमोनिया वादक हैं और पंडित जयशंकर के ये शिष्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो हर्षवर्धन की जो बहन राजश्री थी उनका विवाह कन्नौज के मौखिर वंश के शासक गृहवर्मन से हुआ था। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य या पुष्यभूति वंश के महान शासक थे। हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन साम्राज्य कहते हैं या फिर पुष्यभूति वंश कहा जाता है। तो ये इसके महान शासक थे। इनका शासनकाल 647 तक रहा। उनकी जो राजधानी थी कन्नौज थी। इनकी जो राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। ट्रांसफर करके ये कन्नौज लेके गए थे। हेनसांग एक चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती गौर था और उनके दो बेटे थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। एक चीज़ इसमें पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। मतलब पूछा जाता है कि ये साउथ इंडिया का यानी कि दक्षिण भारत का कौन सा शासक जिसने हर्षवर्धन को हराया था? तो ये चालुक्य वंश का एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्षवर्धन को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो अंग्रेजों द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी, गांव के मुखिया से वो टैक्स लेते थे। मतलब वो क्या करते थे कि जो एक एक घर जाकर टैक्स लेना होता था वैसा टैक्स न लेकर बल्कि ये गांव के मुखिया को सौंप देते थे कि आप पूरे घर से टैक्स कलेक्ट करके और हमें दे दीजिए। तो इसी को महालवाड़ी कहा गया। और इस व्यवस्था को किस नाम से जाना गया? तो इसको बंदोबस्त के नाम से जाना गया। महालवाड़ी जो प्रणाली थी यह 1822 में बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकाजे के द्वारा लागू किया गया था और बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग अन्य जानकारी। तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए तो काला हिरण है। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो रामाचिलुका है। और राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है।
बांध अगर देखा जाए आपका आंध्र प्रदेश में तो नागार्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम बांध है जो कृष्णा नदी पर है, धोलेश्वरम बैराज है जो कि गोदावरी नदी पर है, और आपका पोलावरम बांध है जो कि गोदावरी नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइसोसोम में द्रव किससे बनता है? तो लाइसोसोम में वेसिकल वेडिंग के जरिए द्रव बनता है। किसी कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो अंगक से बनता है, तो ये गोल्जी नेटवर्क के द्वारा बनाया जाता है, गोल्जी नेटवर्क के संलयन द्वारा एंडोसोम से बनता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कमाल मंडल कृष्णन नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। पुरस्कार में इन्हें क्या मिला है? तो 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, 1970 में पद्मश्री मिला हुआ है। मुख्य कलाकार जो कथकली के हैं वो कौन कौन है? तो गुरु गोपीनाथ हैं, चेन्नूर रमन पिल्ले हैं, कोटकल्लम कल शिवरमन है, टी चंदू पडिक्कर है। ये क्या है? मुख्य रूप से आपका इस कथकली के मुख्य कलाकार हैं। आगे है कि आपका साल 1900 साल एक मिनट चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साल 1931 में महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था और यह गांधी और इरविन में समझौता हुआ था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था और इसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, पूछा जाता है हमें पूना पैक्ट के बारे में पूछा जाता है कि 24 पूना पैक्ट जो था वो कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ था, पुणे में हुआ था, और यह गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्टर विजय थलापति ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना की है। तो पार्टी कौन सी है? तो ये है तमिझगा वेत्री कंडगम टीवी के पार्टी है, जिसे चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। भारत की जनगणना देखिए, जनगणना से फिर से क्वेश्चन आ गया। भारत की जनगणना 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था? तो ये सी चंद्रमौली साहब थे। ये जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। इसमें श्री चंद्रमौली साहब जो हैं 2011 जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक हैं। और 2011 की भारतीय जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी। 2021 वाली भी कितने चरणों में हो रही है? 2 चरणों में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नहर है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नहर है। इसका पुराना जो नाम था वो राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश में के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल में से वहाँ पे नहर ले जाया गया, जिससे काफ़ी सुविधा हुई है, काफ़ी गाँवों को क्या जल मिला हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह सतलज और ब्यास नदी के हरिकीय बैराज से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि होलिका दहन से कितने दिन होलिका जो दहन जो होता है होली से कितने दिन पहले किया जाता है? तो ये 1 दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन होली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। यह फागुन मास की पूर्णिमा तिथि की शाम को होता है और अगले दिन हम रंगों की होली खेलते हैं, यानी कि होली मनाया जाता है। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो श्री जगदीप धनखड़ हैं। याद रखिएगा कि जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी होते हैं और इन्हें सैलरी भी इसी काम के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा है? तो माउंट कावेट जो है वो ऑप्शन था, कई ठो उसमें 4 ऑप्शन था आपका, जिसमें से चुनना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? माउंट कावेट जो है वो क्या है? पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा है। यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित और जास्कर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। कामेट भारत और तिब्बत की सीमा के पास यह नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र से तल से लगभग 7,756 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आटे या
ब्रेड में ईस्ट मिलाने पर आटा किस गैस से फूलता है? तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिससे आटा फूल जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, मतलब इसमें डिफरेंट चुनना था, अलग चुनना था। तो एक टेबल टेनिस दिया था, गोल्फ दिया था, कैरम दिया था और बिलियर्ड्स दिया था। तो इसमें हम देखेंगे तो ये भी आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है, ये भी कैरम भी इंडोर गेम है और टेबल टेनिस भी इंडोर गेम है। गोल्फ जो है वो आउटडोर गेम है, तो यही अलग होगा। तो ये था आप आज का पूछा गया क्वेश्चंस। अगला जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आप कुछ देर में आपको इंग्लिश का भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।